बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को पढ़ा था, आज के लेक्चर में हम क्रिटिकल पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और इनके रिलेटेड एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा क्रिटिकल वैल्यूज एंड क्रिटिकल पॉइंट्स। इफ सी बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ, कोई फंक्शन है हमारे पास, उसकी डोमेन से एक नंबर सी है वो बिलोंग कर रहा है, एंड अब कंडीशन आ रही है एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0। उस फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उस पॉइंट सी पे वो इक्वल्स टू 0 हो जाए, या फिर एफ डैश ऑफ सी डज नॉट एग्जिस्ट, उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव उसी पॉइंट सी पे एग्जिस्ट ही ना करे। दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होगी, या तो वो इक्वल टू 0 होगा या फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। देन द नंबर सी इज कॉल्ड अ क्रिटिकल वैल्यू फॉर द फंक्शन एफ। तो सी को हम क्या कहेंगे? क्रिटिकल वैल्यू कहेंगे। वाइल द पॉइंट सी हम उस फंक्शन में पुट करेंगे तो आंसर आएगा एफ ऑफ सी का। ऐसे ही जैसे हम एफ ऑफ 2, एफ ऑफ -1, एफ ऑफ 3 इस तरह से फाइंड कर, सी कोई भी पॉइंट हो सकता है, उसमें पुट कर देंगे तो आंसर जो आएगा, देन हमें एक ऑर्डर पेयर मिलेगा सी एफ ऑफ सी on the graph of f is named as a critical point. Clear students? अब यहां पे दो बातें आती हैं, एक आता है f dash of c is equals to 0 और एक है f dash of c does not exist। मैं दोनों को हाईलाइट कर देता हूं। ये हमारे पास पहली है, या तो ये फुलफिल हो जाए या फिर हमारे पास ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाए। दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम उसको क्या कहेंगे? ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। अब हम प्रीवियस लेक्चर पे चलते हैं। हमने पढ़ा था कि अगर हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो जाए तो हमारा फंक्शन जो है वो क्या कहलाएगा? इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। और अगर हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 हो जाए तो फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। और कल हमने एग्जांपल की थी जिसमें हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 रखा था, तो हमने कहा था कि यहाँ पे फंक्शन ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, लेकिन हमने उसको कोई नाम नहीं दिया था। ऐसा ही है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव अगर इक्वल्स टू 0 हो जाए किसी पॉइंट पे तो वहां पे फंक्शन ना ही इंक्रीजिंग होता है ना ही डिक्रीजिंग होता है, बल्कि वो पॉइंट क्या कहलाता है? वो क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। और उसका एक और नाम भी है, डेट इज स्टेशनरी पॉइंट। एनी पॉइंट वेयर एफ इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इज कॉल्ड अ स्टेशनरी पॉइंट प्रोवाइडेड दैट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 एट दैट पॉइंट। दोनों सेम ही चीजें हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 एट दैट पॉइंट, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि एवरी स्टेशनरी पॉइंट इज अ क्रिटिकल पॉइंट। बिल्कुल हम कह सकते हैं। इसको आप नोट की फॉर्म में भी यहां पे लिख सकते हैं। नोट, एवरी स्टेशनरी पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट इज ए क्रिटिकल पॉइंट। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एवरी क्रिटिकल पॉइंट इज अ स्टेशनरी पॉइंट? नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि अगर तो क्रिटिकल पॉइंट की पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ये बात ट्रू हो सकती है कि क्रिटिकल पॉइंट जो है वो स्टेशनरी पॉइंट बन जाए। लेकिन अगर क्रिटिकल पॉइंट में सेकंड कंडीशन ट्रू हो रही है तो वो कभी भी स्टेशनरी पॉइंट नहीं होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे बट every critical point is not a stationary point, it may or may not, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पहली कंडीशन को तो हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करो तो हमारे पास एक पॉइंट आता है वेयर द फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। अब हम जानते हैं कि उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट, एक ही बात है। अब हम दूसरी कंडीशन को चेक करते हैं कि एफ डैश ऑफ सी डज नॉट एग्जिस्ट होने का क्या मतलब है। कैसे हमें पता लगेगा कि फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता है? ऐसे कौन से फंक्शंस हैं जिनका डेरिवेटिव ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता? तो आइए हम उनको डिस्कस करते हैं।
जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 102 पे एग्जांपल नंबर 1 है डिस्कस द टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ ऑफ द फंक्शन x mod एट x इज इक्वल्स टू 0। अब हमने चेक ये करना है कि एट x इज इक्वल्स टू 0 पे x mod का जो ग्राफ है उस पर कोई टेंजेंट लाइन है, ड्रॉ हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर टेंजेंट लाइन नहीं है तो इसका मतलब है उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। और अगर टेंजेंट लाइन है तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। अब हम चेक करते हैं, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। एक्स मॉड को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं दोबारा से यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। एक्स मॉड इज इक्वल्स टू पॉजिटिव एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, 0 व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड नेगेटिव एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। इसको हम फर्स्ट चैप्टर में पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हम इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन देखें, लेट कर लेते हैं इसको। फर्स्ट प्रिंसिपल से हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 में भी हम उसको कर चुके हैं, 2.2 में भी किया, फिर 2.5 में भी हमने, और काफ़ी दफ़ा हम इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स मॉड। हमने चेक किस पे करना है इसको, एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे। एक्स की जगह 0 पुट कर देते हैं, तो एफ ऑफ 0 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 मॉड पे आ जाएगा। फर्स्ट प्रिंसिपल लगाते हैं जी, इसको हम क्या लेते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। स्टेप 1, इसमें चेंज आएगा एफ ऑफ 0 प्लस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 0 प्लस डेल्टा एक्स का मॉड। क्लियर, जो कि किसके इक्वल होगा, 0 प्लस डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स मॉड के इक्वल होगा। इसको हम क्या लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये बनेगी एफ ऑफ 0 प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू डेल्टा एक्स मॉड माइनस 0 मॉड। क्लियर, 0 मॉड क्या होगा, ये 0 ही रहेगा और उसमें से माइनस होगा तो ये डेल्टा एक्स ही बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ 0 प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू डेल्टा एक्स मॉड। क्लियर। स्टेप 3, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो जब हम डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स करेंगे तो ये बनेगा एफ ऑफ 0 प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ 0 होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डेल्टा एक्स मॉड डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। क्लियर, ये हमारा क्या था, स्टेप 3 था। अगर नहीं याद तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये हमारा स्टेप 1 था, फिर हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारे पास आ गया स्टेप 2 एंड यहाँ पे हमारे पास आ गया स्टेप 3। अब नेक्स्ट जी स्टेप 4 क्या है जी, अप्लाइंग लिमिट। तो यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं। स्टेप 4 ये बनेगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 f of 0 plus delta x minus f of 0 divided by delta x is equals to limit delta x approaches to 0 delta x mod divided by delta x। ये क्या बनेगा जी, ये f डैश ऑफ 0 बन जाएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव एट 0 बनेगा। क्लियर, इसको हम चेक करते हैं जी। लिमिट हमें चेक करनी है, तो लिमिट कब एग्जिस्ट कर रही होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर बराबर जो लिमिट एग्जिस्ट करती है। हमने चेक क्या करना है, आप लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक करेंगे और राइट हैंड लिमिट भी चेक करेंगे। आइए जी स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगा एफ डैश ऑफ 0, उसका डेरिवेटिव एट 0 इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा एक्स मॉड डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। क्लियर, अब सबसे पहले हम डेल्टा एक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको चेक कर लेते हैं। वी नो डैट डेल्टा एक्स मॉड इक्वल्स टू पॉजिटिव डेल्टा एक्स आएगा व्हेन डेल्टा एक्स इज पॉजिटिव। क्लियर, जब वो ग्रेटर देन 0 होगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा एंड डेल्टा एक्स मॉड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एक्स आएगा व्हेन डेल्टा एक्स इज लेस देन 0। जब वो नेगेटिव होगा
तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अब हम इसको चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी। तो ये आ जाएगा जी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा एक्स मॉड डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू, अब ऊपर पॉजिटिव का साइन का क्या मतलब है, हम उसको राइट हैंड साइड से चेक कर रहे हैं, पॉजिटिव वाली साइड से चेक कर रहे हैं, तो इसका आंसर आएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव। इसको जब हम मॉड को अप्लाई करेंगे, ये पॉजिटिव है तो ये क्या आएगा, डेल्टा एक्स आंसर देगा डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स एज इट इज, जो कि क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आंसर। क्लियर। इसी तरह से जब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू लेफ्ट हैंड साइड डेल्टा एक्स मॉड डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल्स टू, जब हम लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं व्हेन डेल्टा एक्स इज लेस देन 0, तो आंसर क्या है, माइनस डेल्टा एक्स, तो ये बनेगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, तो इसकी वजह से आंसर क्या बनेगा, -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तो यहां पे लिखेंगे हम एज लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड डेल्टा एक्स मॉड डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव delta x mod divided by delta x, left hand limit is not equals to right hand limit, so limit delta x approaches to 0 delta x mod over delta x does not exist। अब यहाँ पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, अगर यहाँ पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो हम डेरिवेटिव कैसे लेंगे, ऐसे ही है ना, डेरिवेटिव की डेफिनेशन भी यही है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, हम अभी पढ़ चुके हैं उसको, हमने चैप्टर के स्टार्ट में ही पढ़ा था। तो यहाँ पे जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो इसका मतलब है यहाँ पे डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पे हम लिखेंगे या implies there exists no unique tangent line at the graph of x mod at x is equals to 0। x mod के ग्राफ पे एट द पॉइंट x is equal to 0 पे कोई यूनिक टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट नहीं करती, इसका मतलब है यहाँ पे हमारा डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम स्टार्ट कहाँ से हुए थे, हम क्रिटिकल पॉइंट से स्टार्ट हुए थे, आइए हम वहीं पे दोबारा चलते हैं अपने क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन पे और उसको हम कंप्लीट करते हैं। जी स्टूडेंट्स देखें, अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट था वो तो हमें क्लियर था, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 हो तो वो स्टेशनरी पॉइंट होता है, क्रिटिकल पॉइंट होता है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में भी, बहुत ईजी है। सेकेंड पॉइंट क्या था, एफ डैश ऑफ सी डज नॉट एग्जिस्ट। अभी जो हमने एग्जाम्पल की है उसमें उस पॉइंट पे, मतलब हमारा पॉइंट क्या था, 0 था, एक्स मॉड का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। अब उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, उस पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे, उसको स्टेशनरी पॉइंट नहीं कहेंगे। क्लियर है। इसका ग्राफ भी देखें, ये एक्स मॉड का ग्राफ है हमारे पास, यहाँ पे देखें 0 पे ये हमारे पास एक शार्प एज बना रहा है, तो जहाँ पे शार्प एज होता है वहाँ पे कोई भी यूनिक टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हम, इसलिए इस पॉइंट के ऊपर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। आपकी बुक में भी सेम उसी क्रिटिकल पॉइंट से नेक्स्ट वाले पेज पे हमारे पास 2 एग्जांपल दी गई हैं, उसमें उसने हमें 2 ग्राफ दिखाए हुए हैं, आप उनको देख भी सकते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, इसलिए ये जो शार्प एज वाला पॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है।
क्लियर है? क्रिटिकल पॉइंट की दोनों कंडीशंस आपको समझ में आ गई। पहली कंडीशन ये वाली है, अगर ये वाली कंडीशन है तो स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट सेम है, मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। और अगर ये वाली कंडीशन नहीं है, ये वाली कंडीशन है, तो अब क्रिटिकल पॉइंट जो है वो स्टेशनरी पॉइंट नहीं हो सकता। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए मूव करते हैं हम नेक्स्ट डेफिनेशंस पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं रिलेटिव एक्सट्रीमा। पहले हम इसको समझते हैं कि रिलेटिव एक्सट्रीमा है क्या, फिर हम बुक की जो डेफिनेशन है उसको हम देखेंगे। देखेंगे हमारे पास एक साइन वेव है, 0 से 2 पाई इंटरवल में मैंने एक साइन वेव बनाई हुई है। हम इसको चेक कर रहे हैं जी, 0 से जब हम स्टार्ट लेते हैं तो ये इंक्रीज करना शुरू कर देती है और एक पॉइंट पे जाके 90 पे जाके ये स्टेशनरी हो जाती है, रुक जाती है और फिर ये डिक्रीज करना शुरू कर देती है। ऐसा ही है, फिर ये 180 पे आके पाई पे आके अगेन 0 हो जाती है। अब 0 से जब हमने स्टार्ट लिया तो इसने इंक्रीज करना शुरू किया, 90 पे ये स्टेशनरी हो गई, 90 पे हम कह सकते हैं ये स्टेशनरी पॉइंट है, और फिर डिक्रीज करना शुरू हो गई और पाई तक ये डिक्रीज हमारे पास 0 हो गई फिर आके। अब जो स्टेशनरी पॉइंट है इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा रिलेटिव मैक्सिमा है, क्योंकि इस पॉइंट से पहले हमारा जो फंक्शन था वो इंक्रीज कर रहा था और इस पॉइंट के बाद हमारा फंक्शन क्या है, ये डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है? तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ये हमारा रिलेटिव मैक्सिमा है। अब देखें 0 टू पाई पे 2 पाई पे चलते हैं हम, 0 टू 2 पाई पे, 0 से जब हम फिर अगेन नेक्स्ट जाते हैं 3 पाई बाय 2 पे, तो ये क्या है जी, ये हमारा जो फंक्शन है वो डिक्रीज कर रहा है, वेव हमारी डिक्रीज हो रही है। 3 पाई बाय 2 पे हमारी जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, -1। ये हमारा स्टेशनरी पॉइंट है, फिर ये इंक्रीज करना शुरू कर देती है। तो अगर स्टेशनरी पॉइंट से पहले डिक्रीज कर रही है और उसके बाद ये इंक्रीज कर रही है तो इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारा रिलेटिव मिनिमा है। रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा दोनों बातें आपको समझ में आ गई। अब हम बुक की डेफिनेशन देखते हैं। लेट c माइनस डेल्टा एक्स एंड c प्लस डेल्टा एक्स इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f। उसकी डोमेन का ये एक सबसेट है, मतलब एक छोटा सा इंटरवल है, वेयर डेल्टा एक्स इज स्मॉल पॉजिटिव नंबर, एक छोटा सा नंबर है। इफ f of c is greater than f of x for all x belongs to the domain, उस इंटरवल के अंदर से, then the function f is said to have a relative maxima at x is equals to c। अब इस बात को समझते हैं कि f of c greater than f of x या equals to f of x का क्या मतलब है। देखें, ये मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, इसमें मैंने एक पॉइंट ले लिया c प्लस डेल्टा एक्स एक पॉइंट ले लिया और c माइनस डेल्टा एक्स, यानी कि c के बाद एक पॉइंट और c से पहले एक पॉइंट, इसको मैंने जूम किया हुआ है। एक्चुअली ये डेल्टा एक्स बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इसको जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, एक पॉइंट थोड़ा डिस्टेंस पे ले रहा हूँ c से, ताकि आप इसको समझ सकें। अब c माइनस डेल्टा एक्स से लेकर c प्लस डेल्टा एक्स के दरमियान सारे जो वैल्यूज हैं ये हमारी वैल्यूज x की हैं, और C पे हमारा पॉइंट आ रहा है, मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है। तो जैसे जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ऐसा ही है, C पे भी C माइनस डेल्टा एक्स इसमें शामिल नहीं है, C प्लस डेल्टा एक्स शामिल नहीं है, इसलिए दोनों पे मैंने क्या लगाया हुआ है, सर्कल लगाया हुआ है, और ये हमारा जो ग्राफ है आपको नजर आ रहा है, C पे ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो अब इस कंडीशन को देखें, f ऑफ c इज ग्रेटर देन या इक्वल्स टू f ऑफ x। ये इक्वल्स टू f ऑफ x कब आएगी, जब x c होगा, और c से पहले भी और c के बाद में भी ये सारी वैल्यूज जो हैं x की जो हम पुट करेंगे वो c से छोटी वैल्यूज हैं। ग्राफ से आपको समझ आ रही है? तो इसीलिए हमने लिखा है f ऑफ c ग्रेटर देन इक्वल्स टू f ऑफ x, और इसी को अगर मैं उलट करूं f ऑफ c लेस देन इक्वल्स टू f ऑफ x, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। क्लियर? और इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारा रिलेटिव मिनिमा है। क्लियर हो गया? रिलेटिव मैक्सिमा भी समझ आ गया, रिलेटिव मिनिमा भी समझ आ गया, दोनों की बुक वाली डेफिनेशन भी आपके सामने लिखी हुई है। बोथ रिलेटिव मिनिमा एंड रिलेटिव मैक्सिमा आर कॉल्ड इन जनरल रिलेटिव एक्सट्रीमा। जब भी हम बात करेंगे रिलेटिव एक्सट्रीमा की, कि आप रिलेटिव एक्सट्रीमा फाइंड करें, तो क्या करेंगे हम, मैक्सिमा और मिनिमा दोनों बात कर रहे हैं। एक्सट्रीमा का मतलब क्या है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट डेफिनेशन पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेफिनेशन है टर्निंग पॉइंट। ए स्टेशनरी पॉइंट इज कॉल्ड अ टर्निंग पॉइंट इफ इट आइदर अ मैक्सिमम पॉइंट और अ मिनिमम पॉइंट। अभी हम इसको डिस्कस कर रहे थे साइन वेव को, तो हमारा ये मैक्सिमम पॉइंट था
और सेकंड हमारा जो है वो मिनिमम पॉइंट था, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे टर्निंग पॉइंट हैं। मैक्सिमम के लिए क्या जरूरी है, पहले इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग, और मिनिमम के लिए क्या जरूरी है, पहले डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, टर्निंग पॉइंट कहेंगे। एक और ग्राफ देखें, ये ग्राफ है हमारे पास। अब इस ग्राफ में देखें, हमें लग तो रहा है कि बज़ाहिर ये टर्निंग पॉइंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, पहले ये ग्राफ जो है ये डिक्रीज हो रहा है, फिर ये रुका, जीरो हुआ, और उसके बाद फिर ये क्या हो गया, डिक्रीज होना शुरू हो गया। अब इसको हम टर्निंग पॉइंट नहीं कहेंगे। टर्निंग पॉइंट की एक ही डेफिनेशन है, जो कि क्या है, पहले वो मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, मतलब पहले इंक्रीज करे और फिर डिक्रीज करे, या पहले डिक्रीज कर रहा हो और फिर इंक्रीज करे, उसे ही हम टर्निंग पॉइंट कहेंगे। क्लियर है जी स्टूडेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इफ एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 बिफोर द पॉइंट x इज इक्वल्स टू ए, x इज इक्वल्स टू ए से पहले ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब इंक्रीज कर रहा है। एट x इज इक्वल्स टू ए ये 0 है, और आफ्टर द x इज इक्वल्स टू ए ये अगेन इंक्रीज कर रहा है। तो एग्जांपल देखें, ये हमारे पास x क्यूब की एग्जांपल है, ये पहले इंक्रीज कर रहा है और फिर 0 हुआ, और फिर इसने क्या किया, इंक्रीज करना शुरू कर दिया। देन f डज नॉट हैव रिलेटिव मैक्सिमा, ये अभी हमने पहले भी पढ़ा है कि अब यहाँ पे रिलेटिव मैक्सिमा नहीं होगा। रिलेटिव मैक्सिमा का मतलब क्या है, पहले इंक्रीजिंग बाद में डिक्रीजिंग, या पहले डिक्रीजिंग बाद में इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे सेकंड केस क्या हो सकता है, f डैश ऑफ x इज लेस देन 0 बिफोर द x इज इक्वल्स टू a, f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 एट x इज इक्वल्स टू a, f डैश ऑफ x इज लेस देन 0 आफ्टर द पॉइंट x इज इक्वल्स टू a। इसकी एग्जांपल देख लें, देखें यहाँ पे हमारे पास पहले ये डिक्रीज कर रहा है, हमेशा हम लेफ्ट टू राइट इसको पढ़ रहे होते हैं। ये पहले डिक्रीज कर रहा है, फिर 0 हुआ, और उसके फिर बाद फिर ये डिक्रीज करना शुरू कर दिया। तो इन दोनों कंडीशन पे, ठीक है, रिलेटिव पहली कंडीशन पे क्या था, रिलेटिव मैक्सिमा नहीं था, इस वाले में रिलेटिव मिनिमा नहीं है। अब दोबारा चलते हैं उस पर। देन द फंक्शन f इज इंक्रीजिंग बिफोर x इज इक्वल्स टू 0, एक्स क्यूब की एग्जाम्पल देखें, उससे पहले x इज इक्वल टू 0 से पहले ये इंक्रीज कर रहा है, और 0 पे ये 0 हो गया, और उसके फिर बाद ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है आफ्टर x इज सच अ पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। क्लियर, बिल्कुल सिंपल सा है। अगर 0 होने से पहले भी वो इंक्रीजिंग हो और 0 होने के बाद भी वो इंक्रीजिंग हो, या 0 होने से पहले भी डिक्रीज कर रहा हो और 0 होने के बाद भी वो डिक्रीज कर रहा है, तो ऐसे पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपके सामने एक ग्राफ शो कर रहा हूं। इस ग्राफ में हम अपने जितने भी पॉइंट्स हैं उनको हम चेक करेंगे। सबसे पहले देखें जी, हमारा ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, और फिर ये हमारे पास एक पॉइंट पे स्टेशनरी हुआ, और फिर इसने डिक्रीज करना शुरू कर दिया। तो ये हमारा जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, स्टेशनरी पॉइंट कहलाएगा, या हम इसको क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं। फिर डिक्रीज करते करते इसने एक शार्प एज बनाया, और फिर इंक्रीज करना शुरू कर दिया। शार्प एज पे मैंने आपको बताया था, अब ये स्टेशनरी पॉइंट नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा, ये क्रिटिकल पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। जहाँ पे शार्प एज बनता है वहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट फिर हमारा जो ग्राफ है वो इंक्रीज करने के बाद डिक्रीज कर गया है, तो पहले इंक्रीजिंग बाद में डिक्रीजिंग, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ये रिलेटिव मैक्सिमा है। ऐसा ही है। फिर हम इस ग्राफ को हमने डिक्रीज किया, तो ये क्या बना, हमारे पास रिलेटिव मिनिमा बन गया। अब ये इंक्रीज करना शुरू हुआ, इंक्रीज करने के बाद ये 0 हो गया। अब 0 होने के बाद इसने फिर इंक्रीज करना शुरू कर दिया, तो इस पॉइंट पे ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। क्लियर, ये आपके लिए एग्जांपल सिर्फ इसलिए आपको बताई गई है ताकि हमने जितना भी आज का सिलेबस पढ़ा है इसको आप अच्छे तरीके से याद रख सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।